जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों, कल यानी कि 15 फरवरी 2023 को और परसों यानी कि 16 फरवरी 2023 को पॉलिटिकल साइंस का आपका जो एनुअल का एग्जाम होने वाला है, यानी कि आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, हिंदी में कहें तो आपके जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है राजनीतिक विज्ञान की, उसके लिए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये पेपर बच्चों इस तरीके से डिजाइन किया गया जिसमें आपसे पहले के कई साल के ऑलरेडी जो एग्जाम्स हो चुके हैं उसमें वे क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं, जो ज्यादातर एग्जाम में आते ही आते हैं, वो क्वेश्चन इस पेपर में सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो आज के इस क्वेश्चन पेपर के आपके जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे उसके फाइनल एग्जाम में जो कल परसों होने वाला है उसमें आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन मोस्टली सिलेक्टेड ही हैं। ठीक है, तो इस पेपर को आप बहुत अच्छी तरीके से समझना। और इससे पहले भी आपके लिए टोटल 4 सैंपल पेपर मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए। ठीक है, ये हमारा 5वां सैंपल क्वेश्चन पेपर है और इसके बाद में इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। देन आपकी एग्जाम की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और कहीं वीडियो के बीच में भूल ना जाओ, इसीलिए आप सभी को अभी से ही आपके पॉलिटिकल साइंस के फाइनल एग्जाम के लिए मेरी तरफ से, मेरे पूरे चैनल की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। सभी बच्चे आप अपना एग्जाम अच्छे तरीके से करके आना। चलिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, वो बच्चे जिन्हें अभी तक पेपर का पैटर्न नहीं पता या फिर जिन्होंने कोई सा भी सैंपल पेपर नहीं देखा है, तो उनके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो पेपर का पैटर्न है वो समझा देता हूँ एक बार। अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपकी टाइमिंग रहेगी बच्चों 3 घंटे की और मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके टोटल 80। पेपर में जो है वो टोटल आपके आएंगे 30 प्रश्न। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक के जो है वो आपके आएंगे टोटल 12 एमसीक्यू। ठीक है, और 13 से लेके 18 तक के आपके 2 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। फिर 19 से 23 आपके आएंगे 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर वाले, और 24 से 26 गद्यांश, कार्टून और चित्र वाले, ये 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू वाले। ठीक है, फिर 27 से 28 आपके 6 नंबर के क्वेश्चन होने वाले। ठीक है बच्चों, तो आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे, और जो 6-6 नंबर वाले आपके 4 क्वेश्चन बन जाएंगे और चॉइस भी है चारों में, यानी कि 8 क्वेश्चन आपके जो बच जाएंगे, उसके लिए आधे घंटे की एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी होगी। ठीक है, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनके लिए भी होने वाली, तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा जरूर देखें। ओके, तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा सेक्शन नंबर ए, यानी कि 1 अंकीय प्रश्नों के बारे में। और इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने करना है क्या है, सिंपल सा, आपने इस पे ये जो सब्सक्राइब का बटन होता है इस पे क्लिक करना है, और उसके बाद में नीचे आके जो आपको दिख रहा है ना कि ऑल नोटिफिकेशन, इस पे सेट कर देना, ताकि जो भी वीडियोस हमारी नई आएगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो है मैंने आपको प्रोवाइड कराई हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख लेना, जिसमें मैंने आपको क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फाइनल सैंपल क्वेश्चन पेपर, हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आप उनको जाके जरूर से देखें। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 1 अंकीय प्रश्न है, टोटल सेक्शन नंबर ए है, यानी कि टोटल जो है वो आपके आएंगे 12 एमसीक्यू। यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एक क्वेश्चन पेपर के 12 एमसीक्यू आपको और भी करा दूंगा। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी हो जाएगी, लेकिन उसे हम करेंगे जब हम 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। और सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ना जो भी एमसीक्यू रहेगा उसका आंसर जरूर दीजिए, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने देखिए क्या है कि हमें ना एक कोटेशन दी गई है, एक परिभाषा दी गई है, और हमें ये पहचानना है कि ये किसने कहा है। परिभाषा ये है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से बड़े समाज का निर्माण करती है। यानी कि न्यायपूर्ण समाज कौन सा है? वो समाज है जहां पे लोगों के बीच में सम्मान की भावना बढ़ती है और अपमान की भावना घटती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, महात्मा ज्योतिबा फुले का, या फिर महात्मा गांधी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का? किस व्यक्ति का ये कथन है? ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कथन। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देख लेंगे। A just society is one in which an increasing sense of mutual respect and a decreasing sense of humiliation combine to form a society filled with the compassion,
whose statement is given above, that is डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये प्रश्न एकदम सिंपल सा है, बहुत ही आसान है कि राष्ट्र शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो राष्ट्र जो शब्द है वो ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या फिर उसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो जो नेशन वर्ड है वो किससे लिया गया है? ये लिया गया बच्चों लैटिन भाषा से। किससे लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओके बच्चों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में ना आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और एमसीक्यू भी। कैसे? मैं आपको कुछ और भी चीजें इसमें एक्स्ट्रा बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन ये है कि भारत में प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने के लिए योग्यताओं में शामिल नहीं है, यानी कि 3 योग्यता इसमें से ऐसी हैं जो चुनाव लड़ने के योग्य है और एक नहीं है। तो पहले हम देख लेते कौन कौन सी है। तो सबसे पहला तो एकदम सिंपल सा है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सभी को पता है। ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री के पद के लिए खड़ा होना चाहता है, ना तो वो पागल हो ना तो वो दिवाली हो। दिवालिया का मतलब जिसमें बहुत ज्यादा कर्जा ना हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ में किसी भी अपराध में वो अभियुक्त नहीं होना चाहिए, यानी कि वो अपराधी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो बात कही गई है इसकी आयु की 33 वर्ष, ये गलत है। वो गलत कैसे है? क्योंकि हमारे संविधान ने ना प्रधानमंत्री के लिए आयु जो है वो निर्धारित की ही नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी है, ऐसा कैसे हो सकता है? बेसिकली उसके लिए एक पैमाना बताया गया है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य बन सकता है, तो संसद के सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए होती है कम से कम 25 वर्ष। कितनी? कम से कम 25। ठीक है, तो ये बात कही जाती है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि उसके लिए ना जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसके लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर कोई बिना संसद के सदस्य बने प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर संसदीय सदस्य बनना पड़ेगा, अदरवाइज उसे अपनी जो सदस्यता है प्रधानमंत्री की वो त्यागनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बातें आ जाती हैं। तो आपको सिंपल सा कौन सा पता चल गया? ऑप्शन नंबर सी वाला। ओके, इसी तरीके से इंग्लिश में इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वालिफिकेशंस फॉर contesting the election of the prime minister in India, that is be 33 year old. Okay, that's all. अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में आपके 8 से 10 एमसीक्यू एक साथ कंप्लीट करवाऊंगा मैं। कैसे? ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। अब आपके ना एमसीक्यू एक एक करके आप ध्यान से समझना। सबसे पहला देखो कि जो हमारा भारतीय संविधान था वो अंगीकृत कब हो चुका था? कब पूरी तरीके से अंगीकृत हो चुका था, पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका था? तो कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, हमारा भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? ठीक है, आप मुझे ध्यान से सुनते चलना कि हमारा भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, और जब संविधान हमारा लागू हुआ तो उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और तकरीबन 8 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां वर्तमान में। ठीक है, ये चीजें हैं। तो आपको 3 चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में आयरलैंड का जो संविधान है, इससे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है कि आयरलैंड के संविधान से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो भारत में लिए गए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ता हूँ, आपको आंसर में बताना है क्वेश्चन नंबर 4 लिख के कि मौलिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वो किस कंट्री से लिया गया है। ठीक है, किस कंट्री के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर कनाडा, किससे लिया गया बेसिकली? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना क्या है कि मौलिक अधिकारों का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। ओके, ये आपको समझ में आया। उसके बाद में हमारे भारतीय संविधान को अगर ये पूछा जाए टोटल बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए बैठक बताई गई 165, ये चीज गलत है क्योंकि बैठक जो थी वो टोटल 166 हुई थी। ठीक है, तो यानी कि इन चारों कथनों में से हमारा कौन सा एक कथन गलत हो जाएगा? गलत होगा हमारा चौथा वाला, क्योंकि एक वर्ड केवल 5 की जगह 6 आना चाहिए था, इसलिए वो सही हो जाता, लेकिन नहीं आया तो वो गलत हो गया। ठीक है ना, तो यही चीज यहाँ पे है। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे भैया 1 2 3 ये ठीक है। देखो यहाँ पे ये तो ठीक है, वो तो बात अलग है, लेकिन आपको कम से कम 8 से 10 एमसीक्यू तो समझ में आ गए ना, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे? पहला, दूसरा और जो हमारा चौथा वाला पार्ट है वो तीसरा, बेसिकली चौथा तो गलत ही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये डी वाले में हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आप ध्यान से हर एक क्वेश्चन को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इस तरीके से आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं और पढ़ेंगे तो फोर्थ यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। केवल 165 मीटिंग्स नहीं बल्कि 166 मीटिंग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, अब आता है अभिकथन और कारण वाला पार्ट। तो आइए समझते हैं क्या दिया हुआ है।
अभिकथन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि संसद की समितियों को लघु विधायिका कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि छोटी छोटी विधायिका हम कह सकते हैं संसदीय समितियों को। कारण क्या है? कारण ये है कि संसदीय समितियां विधेयक पर जीवंत तथा तर्कपूर्ण विचार विमर्श करती है। यानी कि अगर संसद को कोई विधेयक बनवाना है, ठीक है, तो उसके लिए वो समिति बना देती है। तो समिति को इसीलिए हम लघु विधायिका कहते हैं, क्योंकि वो विधेयक पर पूर्ण तरीके से बहस और तर्कपूर्वक विचार विमर्श करती है। यानी कि अभिकथन और कारण सही है और अच्छी व्याख्या भी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है और अच्छी एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में हमारा ए जो है, ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमसे ये पूछा गया है, इसे क्या कहते हैं, 6 में ये पूछा गया हमसे कि हमारे देश में, देश के विभिन्न हिस्सों में कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बाजार विकसित हुए हैं। बिल्कुल ठीक है बात बात भाई। हमारे देश में बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे कुशल हो या फिर अकुशल मजदूर हो, वो अपनी रेहड़ी वगैरह व्यापार वगैरह कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सूचना एवं तकनीकी के क्षेत्र में बेंगलुरु शहर की ओर कुशल कामगार जा रहे हैं। ये भी ठीक है भाई, कि देखो क्या बताया गया है, बाजार कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बने हैं। तो एक एग्जाम्पल दे दिया गया है यहाँ पे कि बेंगलुरु शहर के वे कारीगर जो कुशल हैं, वो शहरों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल ठीक है। दैट मीन्स क्या कहेंगे हम कि हमारा अभिकथन ठीक है, यानी कि असर्शन, रीजन ठीक है और एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या भी सही है। तो यहाँ पर जो है वो फिर से वही पहले वाली बात आ जाएगी, हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी ए ही राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका ए वाला जो है यही राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपका एक 2 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय संविधान की आलोचना का एक कारण है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना का कारण है? ठीक है, सबसे पहला, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भाई ये तो आलोचना का कारण नहीं है, बल्कि ये तो भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है उसकी विशेषता है। तो यानी कि ये तो राइट है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है, जिससे समाज के सभी लोग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बशर्ते दूसरे धर्म को गलत नहीं कहना, उसके बारे में वाद विवाद नहीं करना। ठीक है, तो ये भी कहा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद में कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पैरवी करता है, ये आलोचना है भाई। कैसे आलोचना, मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे भारतीय संविधान में क्या है कि एक तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है, अल्पसंख्यकों को संरक्षण भी दिया गया है, उनको ये भी कहा गया कि आप अपने शैक्षिक संस्थान भी खोल सकते हैं। तो इसीलिए जो लोग धर्मनिरपेक्षता मॉडल की आलोचना करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई भारत का ये जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है ना, ये आलोचना इसलिए है क्योंकि ये अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है उनको मान्यता ज्यादा देता है। ठीक है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभी सी। ठीक है भाई, कंप्लीट आपको समझ में आ गया। और यही क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेंगे कि ऑन द रीजंस फॉर द क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन सेकुलरिज्म इज, क्या है भाई, वो है ऑप्शन नंबर सी, एडवोकेट्स फॉर द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, पुरुष स्त्री से शक्तिशाली है, यह किसका उदाहरण है? यानी कि पुरुष जो है वो स्त्री से शक्तिशाली माना जाता है, ये किस चीज का उदाहरण है? अवसर की समानता का, शैक्षिक असमानता का, आर्थिक असमानता का या फिर सामाजिक असमानता का। तो देखो ये जो पुरुष और स्त्री के बीच की जब ये बात की जाती है ना कि उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे, शिक्षा नहीं मिलेगी, ठीक है, और साथ ही इन्हें पुरुषों से कम माना जाता है, घर में एक चौका चूल्हा के लिए माना जाता है, इनको बस रोटी सोटी बनाना है, बस काम हो गया। ठीक है, तो ये जो बात है ना वो किसकी ओर इशारा करती है? ये इशारा करती है सामाजिक असमानता की ओर, जो कि समाज द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है, हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे संविधान में स्त्री या पुरुष हो सभी को समान माना गया है। ठीक है, ये बात आ जाती है। अब इंग्लिश में देखेंगे, मैन इज स्ट्रॉन्गर देन वुमेन whose example is it this that is of social inequality। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, यानी कि इनमें से ऐसे कौन से बंदे हैं जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, संसद एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब आप ध्यान से समझ लेना, जिन व्यक्तियों को हम चुनते हैं, जैसे हमने संसद जब चुनाव होते हैं तो हम जिन प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिसे वोट देते हैं और जो जीत जाते हैं, वही जाके संसद बनाते हैं, लोकसभा राज्यसभा बनाते हैं। तो ऐसे में संसद और जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, ये दोनों मिलकर
राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और किस प्रणाली के द्वारा? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या फिर कह सकते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, सारी चीज समझ में आ गई। ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट है। ओके, इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सामूहिकता का सिद्धांत किस रूप में, किसका संबंध है इसमें? ठीक है, तो सामूहिकता के सिद्धांत का संबंध किसके लिए है ये हमें समझाना है। तो किसके लिए भाई? क्या राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इसकी नियुक्ति के लिए? तो किसका है बच्चों? ये है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस इज रिलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिविज्म। ओके, दैट्स ऑल। नाउ अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है कि एक मिलान दिया गया है। ठीक है, आपके ऑफिशियली सैंपल में मिलान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आ जाए, और ये आया हुआ है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, एक तरफ अधिकार है, एक तरफ उदाहरण है। तो हमें क्या करना है, हमें इनका मिलान करना है। ठीक है, तो जो आपको आसान लगता है आप पहले उसे देख लो। तो आपको आसान लगता है कि मत देने का अधिकार, तो मत देने का अधिकार क्या होता है? ये एक राजनीतिक अधिकार होता है। ठीक है, मिलान कर लिया हमने राजनीतिक अधिकार से। उसके बाद में अगर हम देखें सांस्कृतिक, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार होता है, तो ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आर्थिक यानी कि न्यूनतम भत्ते का अधिकार होता है हमें, नागरिक यानी कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार होता है। ठीक है, तो अब हमें कौन से ऑप्शन चुनने हैं जिसमें पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए होना चाहिए? इसी तरीके से हम कौन सा ऑप्शन चुन लेंगे इसमें 11वें में? हम चुनेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, सी वाला हो जाएगा, यानी कि पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में मिलान कर सकते हैं। अथॉरिटी यानी कि राइट्स हैं, तो सिटीजन जो है राइट टू फ्रीडम आ जाता है, प्रिंसिपल जो है राइट टू वोट आ जाता है, कल्चरल राइट टू एजुकेशन इन दी मदर टंग, एंड इकोनॉमिक में मिनिमम अलाउकेशन। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आपको ना यहाँ पे सही कथन का चयन करना है। ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शन है, आपको सही कथन का चयन करना है। क्या कथन है भाई? कथन है जिला पंचायत के बारे में। तो जिला पंचायत जो होती है वो इस पायदान में सबसे ऊपर होती है। ठीक है, यहाँ पे होती है, तो सबसे ऊपरी पायदान पे होती है, जिसमें पूरे जिले का जो ग्रामीण इलाका होता है, एक जिले में 10, 20, 50, 100, 200 जितने गांव आएंगे वो इसमें शामिल है। ठीक है, प्रखंड या तालुक पंचायत ये एक तरीके की ब्लॉक स्तर पर गठित होती है। ग्राम पंचायत एक या एक से अधिक गांव मिलकर जिस पंचायत को बनाते हैं उसे बोलते हैं। तो यानी कि सारी बातें यहाँ पे सही दी हुई हैं, तो यहाँ पे हम बोल देंगे सर जी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन दी फॉलोइंग, तो कौन सा राइट है? राइट है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अभी देखो दूसरा जो एक क्वेश्चन पेपर मैंने और बनाया है उसके आपको 12 एमसीक्यू में करवाऊंगा, लेकिन कब? जब 2 नंबर के हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे और 4 नंबर के 1 2 उसके बाद में। ठीक है, ताकि आप बोर ना हो बीच बीच में। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की। अभी तक हमने 12 एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आप मुझे बताएं 12 में से अभी तक कितने आए, बाकी और जो कराएंगे वो भी आप बताएं। ठीक है, अब आते हैं 2 अंकीय प्रश्न। तो 2 अंकीय प्रश्न में है कि समानता के तत्व लिखिए। ठीक है, बेसिकली आपके 2 नंबर के 6 प्रश्न आएंगे। हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस आपने समझना है अपनी अच्छी तरीके से। ठीक है, समानता के तत्व लिखिए। बहुत से तत्व होते हैं, बेसिकली जब समानता के तत्व की बात की जाती है। अब शायद मुझे खुद को छोटा कर लेना चाहिए। हाँ ठीक है, देखिए जब बात की जाती है समानता के तत्व की, तो बात की जा रही होती है समानता की विशेषता। तो समानता की विशेषताओं में सबसे पहली बात यह होती है कि विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, यानी कि समाज में जिस व्यक्ति को किसी भी आधार पर कोई भी विशेष अधिकार दिया हो उसे खत्म करो। ठीक है, क्योंकि ये अन्याय है। ओके, समाज में सभी को अपना अपना विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, समान रोजगार मिलना चाहिए ताकि योग्यता रखते हैं तो। ठीक है ना, ये बात आ जाती है। सभी व्यक्तियों को न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए अवसर मिलने चाहिए, यानी कि उन्हें अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि उन्हें जो है एक तरीके से ये कह सकते हैं अपना रोटी, कपड़ा, मकान, स्वच्छ जल, इन सभी के लिए जो है क्या चाहिए? अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, साथ ही अगर आप भेदभाव कर रहे हो समाज में लोगों के साथ में, तो भेदभाव होना चाहिए तर्क संगत, यानी कि जैसे मान लेते एक सामान्य बंदा है और एक विकलांग बंदा है, तो विकलांग बंदे के लिए आपने सार्वजनिक जगह पे कुछ ढलान नुमा कुछ जगह बनवा दी, और सामान्य के लिए तो कोई जरूरत है नहीं, नॉर्मली रोड से भी जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार करके समानता को स्थापित किया जा सकता है। ये समानता की विशेषता है। ठीक है भाई, आ रहा है अच्छे तरीके समझ में? आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो कमेंट करके बताओ जल्दी से। चलो, समानता के तत्व की विशेषता समझ गए।
अब बारी आती है इंग्लिश में कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ इक्वालिटी। तो इक्वालिटी के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में आप इसको एक ही बार में पूरा इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इक्वालिटी के क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसके बारे में आप पॉइंट नंबर 1 2 3 4 इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये प्रश्न वैसे ज्यादातर आपसे जो है वो 4 नंबर में पूछा जा सकता है। कितना? 4 नंबर में। क्या विधायिका में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है? ठीक है। तो आपका जो मेन आंसर है वो 1 2 3, ये 3 लाइन का है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि विधायिका है क्या, तो मतलब ही नहीं बनता आंसर लिखने का। देखो, विधायिका जो है वो हमारे संविधान की शक्तियों के बंटवारे का सबसे पहला अंग होती है, ठीक है। विधायिका ही सरकार, मतलब देश के लिए नियम कायदे कानून यही बनाती है, ठीक है। और संविधान में संशोधन भी यही करती है। संविधान की बहुत सारी कार्यकारी शक्तियां इसके पास है, इसी को विधायिका यानी कि संसद बोलते हैं। अब इसमें 2 सदनों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब ये क्यों चाहिए हमें? चाहिए होते हैं उचित प्रतिनिधि के लिए। आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक बहुत सारे धर्म, जाति, भाषा आदि को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके, इसके लिए ये जो 2 सदन है वो बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। ओके। फिर आता है विधेयक पर पुनर्विचार। मान लेते जैसे लोकसभा है, तो उसमें कोई विधेयक या कोई नियम कानून वगैरह कुछ बनाना है, तो उसमें विचार हुआ, ठीक है। अब पुनर्विचार का मतलब क्या होगा कि वो जो विचार है, वो जो विधेयक है, वो जाएगा दूसरे सदन में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, दूसरे सदन में जाएगा ही जाएगा। तो यानी कि एक विधेयक पे 2 बार विचार हो गया। अब कोई भी संगठन जो है वो, यानी कि कोई भी लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी एक निर्णय को जल्दबाजी में जनता पर नहीं थोप पाएगा, ठीक है ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी की। आगे समझ अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, तो संसद क्या है, यानी कि विधायिका क्या है, और 2 सदनों की आवश्यकता क्यों? इन्हीं से देखेंगे, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर 2 हाउसेस इन द लेजिस्लेचर? क्यों चाहिए हमें आखिरकार? ठीक है, बहुत सारे रीजंस हैं भाई, जिसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, रिकंसिडरेशन ऑफ द बिल है, बाकी का एक पार्ट यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। ये प्रश्न जो है वो अभी तक 2 से 3 बार आया है, ठीक है, आपके एग्जाम में, लेकिन हो सकता है कि इस बार आपसे पूछ लिया जाए। प्रश्न आया है कि सांप्रदायिकता क्या है, इसे रोकने के 2 उपाय लिखिए, ठीक है। तो देखो, जैसा कि नाम से पता चलता है, सांप्रदायिकता यानी कि जब 2 धर्मों के बीच में अगर विवाद हो जाए, उसको बोलते हैं सांप्रदायिकता, ठीक है। तो अपने धर्म को अधिक महत्व देना और दूसरे धर्म को हीन समझना, उसको गलत बोलना, उसके आधार पे हुए झगड़े विवाद को सांप्रदायिकता बोलते हैं, ठीक है। रोक कैसे सकते हैं इसे? रोकने के उपाय हैं बहुत सारे, जिसमें सबसे बड़ा उपाय है कि जो संविधान है, पहले तो वो लिखित में होना चाहिए और धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, ऐसा संविधान होना चाहिए। ये पहली बात है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, ठीक है। दूसरी बात, कुछ ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जो कि अपनी पार्टी को किसी धार्मिक गठजोड़ से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अन्य धर्म के लोग जो है वो ऐसा मानते हैं, यार ये पार्टी तो धार्मिक हो गई, अब हमारे धर्म के लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी पार्टी की जो मान्यता है उसे खत्म कर दो। के बाद भेदभाव करने वाले जो अधिकारी हैं, कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो केवल हिंदू की बात सुनेंगे, कई अधिकारी होते हैं जो पर्टिकुलर एक ही धर्म की बात सुनेंगे, ठीक है ना। 4-5 धर्म है, तो वो जिस धर्म का होगा उस धर्म के बंदे को पहले बुलाएगा, काम कर देगा उसका, ठीक है। तो ऐसे जो अधिकारी होते हैं उनको उखाड़ के फेंको वहां से। कुछ ऐसी शिक्षा सामग्रियां हैं जिसमें केवल एक धर्म को नीचा दिखाया गया है और दूसरे धर्म को अच्छा बताया गया है, तो ऐसी जो शिक्षा सामग्री है उसमें बदलाव किया जाए, ठीक है। कई जगह पे ऐसा होता भी है। कुछ ऐसे समाचार पत्र जो किसी पर्टिकुलर एक समाचार एक जो धर्म होता है उसके समर्थक होते हैं, तो दूसरे धर्म की हमेशा जो निगेटिविटी है वो दिखाते रहते हैं। तो ऐसे जो समाचार पत्र हैं या फिर धर्म के नाम पे जो भी राजनीति करते हैं, उनको हटाओ इस देश, ये बात कही जाती है, उनपे रोक लगाओ। तो ये है सांप्रदायिकता और ये है इसको रोकने के कुछ उपाय। सिंपल सा आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चलिए, अब इसको देखते हैं इंग्लिश में। तो व्हाट इज कम्युनिज्म एंड राइट द 2 टाइप्स टू स्टॉप? तो क्या है ये और इसे हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, उसके लिए 2 बातें, ठीक है। दोनों मैंने आपको 4 बता दिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 एक बार मैं आपको करवा चुका हूं कि हमारे भारतीय संविधान में लगभग 105 से भी ज्यादा संशोधन वर्तमान में हो चुके हैं। ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, ठीक है। तो आप ना ये जो लिखा हुआ है आप इसे तो पढ़ ही लें, बाकी मैं आपको जो बता रहा हूं आप वो जरूर समझिए। देखिए, कहा यह जाता है कि हमारा जो भारतीय संविधान था वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बन रहा था, ठीक है। उस समय जो भी क्रांतिकारी थे, जो भी राजनेता थे, उन्होंने उस समय की जो परिस्थितियां थी, आप मुझे ध्यान से सुनना,
उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार तो उसे सही बनाया, ठीक है। लेकिन संविधान में ये व्यवस्था भी उन्होंने की ताकि अगर भविष्य में जो परिस्थितियां अभी हैं वो बदलती हैं तो संविधान में कुछ चीजों को चेंज किया जा सके। तो इसीलिए ये देखा जाता है कि समय समय पर संविधान को जीवंत बनाए रखने के लिए, संविधान को गतिशील बनाए रखने के लिए, संविधान को खत्म ना करते हुए उसी में कुछ चेंज करते हुए देश को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हमने इसमें इतने सारे संशोधन कर दिए हैं, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 17 है छुआछूत की समाप्ति। तो पहले छुआछूत चल रहा था, उसके बाद में एक अनुच्छेद जो था 17 ऐड कर दिया गया और इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। बाल श्रम को अवैध कर दिया गया, वो ऐसे ही तो हुआ है, ऐसे ही तो हुआ है, ठीक है। आपातकाल लगाया गया था आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे, तो उसको हटा के सशस्त्र विद्रोह धर्म जोड़ दिया, वो वर्ड जोड़ दिया गया, ठीक है। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। तो ये कैसे जोड़े गए? संविधान संशोधन से जोड़े गए। हमारे 7 मौलिक अधिकार थे पहले, एक जो था संपत्ति का, उसे हटा के अब कानूनी अधिकार से बना दिया गया, ठीक है ना। तो मतलब इसीलिए हमें जो संविधान है इसमें हमारे इतने संशोधन होते रहते हैं और समय के अनुसार ये संशोधन देख सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? अब इसी को इंग्लिश में देख लेंगे। एट प्रेजेंट देयर हैव बीन अबाउट 105 अमेंडमेंट्स इन आवर कंट्री। Why so many amendments are being made in the constitution? For there are many reasons. तो reasons क्या है वो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। 26 मिनट हो चुके हैं हमारे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन अभी हम आधे घंटे में कर लेंगे, यानी 2-4 मिनट में। संसदीय कार्यपालिका का वर्णन कीजिए। तो भाई संसदीय जो कार्यपालिका है ये क्या होती है? देखो, संसदीय कार्यपालिका का ना आप अंदाजा अपने देश की जो कार्यपालिका है उससे लगा सकते हो। कैसे? जिस तरीके से सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से भारत में भी सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। और सरकार जो राज्य होता है इसका औपचारिक रूप से प्रमुख या तो राजा हो सकता है, ठीक है, अगर वहां पे राजधानी व्यवस्था है, या तो कोई राष्ट्रपति हो सकता है। तो भारत में कौन है औपचारिक रूप से राज्य का प्रमुख? तो वो है राष्ट्रपति। इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री होगा वो विधायिका में यानी कि संसद में जिस दल को ज्यादा बहुमत मिलेगा उस दल का नेता रहेगा, ठीक है। और ये तब तक बना रहेगा जब तक उसके पास बहुमत है, और ये विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। एग्जाम्पल के लिए कंट्रीज है जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल, ठीक है। भारत के जो संसदीय कार्यपालिका है उसमें सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है, ठीक है। ये विधायिका में बहुमत प्राप्त दल का नेता भी होता है, विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होता है, और इसमें जो है देश का जो राज्य का प्रमुख होता है वो कौन, सॉरी, हाँ, देश का जो प्रमुख है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, भारत की संसदीय कार्यपालिका। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब इसी कॉन्सेप्ट को जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से समझ लेंगे। डिस्क्राइब द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। तो क्या है इसके बारे में आप इन सभी पॉइंट्स को इजीली रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, 2 मार्क्स का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 2 मार्क्स का। आधुनिक युग में अधिकारों के प्रकार को उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है प्राकृतिक अधिकारों के 2 उदाहरण लिखिए, नैतिक अधिकारों के 2 उदाहरण लिखिए, कानूनी अधिकारों के 2 उदाहरण लिखिए, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार बच्चों वे अधिकार होते हैं जो हमें अपने जन्म के समय मिलते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो अधिकार हमें प्रकृति ने दिए। आप ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि प्राकृतिक अधिकार बेसिकली वे अधिकार है जो हमें अपने जन्म से मिले, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं हमें ईश्वर ने दिए हैं या प्रकृति ने दिए, जैसे कि हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है, हम स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, हम स्वतंत्र रह सकते हैं, हम संपत्ति हमारे पास कुछ होती है, तो ये अधिकार है किसका? प्राकृतिक। फिर आता है नैतिक अधिकार। तो नैतिक अधिकार बेसिकली हमारे अंदर की जो भावनाएं होती हैं उससे जुड़े हुए हैं। जैसे हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को गाली वाली नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये बात इसमें आ जाती है। फिर आते हैं कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकार कैसे होते हैं? बेसिकली ये वे अधिकार होते हैं जिसे कानूनी मान्यता दी गई होती है, ठीक है ना, ये सारी चीज इसमें आ जाती है। ओके, तो ये है आधुनिक युग में अधिकारों के प्रकार। इन्हीं क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखेंगे, राइट द टाइप्स ऑफ अथॉरिटी इन द मॉडर्न एरा विद एग्जांपल्स। तो नेचुरल राइट्स क्या हैं, मोरल एंड लीगल जो अथॉरिटी राइट्स हैं वो इजीली आप यहां से समझ सकते, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारे 2 नंबर के टोटल 6 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझा, ठीक है। एंड आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। चलिए 30 यानी कि 29-30 हो चुका है टोटल अराउंड, ठीक है। अब चलते हैं अगले सेक्शन की। अब आता है सेक्शन नंबर सी। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं, और जो प्रश्न अभी मैं आपको 4-4 नंबर के 4-4 नंबर के जो 5 प्रश्न अभी आपको समझाऊंगा, इन प्रश्न के बहुत ज्यादा चांसेस हैं
ये आपके ये 6 नंबर में भी आ सकते हैं, याद रखें इस मेरी बात को, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने ये है कि किसी देश के सफल शासन स्वरूप संविधान के कार्य अथवा आवश्यकता लिखिए। यानी कि आपको क्या करना है, आपको संविधान की आवश्यकता के लिए एक दो रीजन बता देने हैं, इसके कार्य क्या है उसके एक दो रीजन, उसके वो आपको एक दो बता देने, ठीक है। तो अगर किसी देश का शासन सही रूप से चलाना है तो उसके लिए संविधान की आवश्यकता को हमें यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए संविधान के कार्य या फिर इसकी आवश्यकता, सबसे पहले आवश्यकता की दो बातें कर लेंगे। तो किसी देश को शासन चलाने के लिए जो नियम चाहिए होते हैं, जो कानून कायदे चाहिए होते हैं, वो हमें मिलते हैं संविधान से। इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। संविधान की आवश्यकता हमें इसलिए भी पड़ती है ताकि लोकतंत्र को स्थापित किया जा सके, ठीक है। कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पे संविधान नहीं है, तो वहाँ पे लोकतंत्र नहीं, कहीं पे राजतंत्र है। जैसे नेपाल में 5 से 6 बार संविधान बदला जा चुका है, तो वहाँ पे लोकतंत्र नहीं बल्कि पहले क्या था, राजतंत्र था, ठीक है ना। तो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए संविधान चाहिए और साथ ही मानवाधिकारों का हनन ना हो, मानवाधिकारों का पालन करवाया जा सके इसके। अब आते हैं इसके कार्यों पर। सबसे पहला कार्य होता है बच्चों एकता एवं विश्वास की स्थापना। कैसे? देखो हमारे भारतीय देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप ना जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान से समझना। हमारे भारतीय देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बहुत सारे जाति धर्म भाषा और संस्कृति आदि को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे में इन सब में एकता बनी रहे उसके लिए हमें कुछ नियम कायदे कानून चाहिए होते हैं। इसका ये कार्य होता है। दूसरा कार्य होता है मौलिक अधिकार का संरक्षण। टोटली जो है वो हमें 7 दिए गए थे, अब 6 हैं। तो 6 मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं, उन सभी अधिकारों के मामले में, मौलिक अधिकारों के मामले में संविधान ये कार्य करता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो ऐसे कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे। अगर ऐसा होता है तो अधिकार को विरोध का सामना करना पड़ेगा, जो सरकार है उसको विरोध का सामना करना, ठीक है। निर्णय लेने की शक्ति, बेसिकली हमारा संविधान है वो ये बताता है कि सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास में होगी, तो वो शक्ति है संसद के पास में, ठीक है। और संसद ही संविधान में एक संशोधन के द्वारा उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकती है। फिर आता है सरकार का निर्माण। तो जनता के द्वारा ही सरकार का निर्माण होगा और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होगी, ये बात संविधान ही बताता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो संविधान के बारे में आपको इस तरीके से लिखनी, ठीक है भाई। आगे आपको अच्छे तरीके से समझ में, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा 19 क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी क्वेश्चन को जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के देख लेंगे, राइट द फंक्शंस और नेसेसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सक्सेसफुल गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। तो कैसे है भाई, इस बारे में आप पहले ये 2 पॉइंट पढ़ें, ठीक है। और इनको पढ़ने के बाद में आपके सामने सी डी ये आ जाता है, ठीक है। और मैं इसको छोटा कर देता हूँ, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपका ई और एफ आ जाता है, ओके। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 20 की। अब 20 जो क्वेश्चन है ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे आप अपनी तरफ से भी बहुत अच्छे तरीके से बना के भी लिख सकते हैं। कैसे? प्रश्न हमारे सामने ये है कि अज्ञानता के आवरण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी कि अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत जो बेसिकली क्या है, ये जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत समझाइए या फिर अज्ञानता के आवरण के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। बेसिकली देखो यहाँ पर ना आप ये जो पॉइंट लिखे हैं आप चाहो तो उसे पढ़ लो, ठीक है। मैं ना आपको सीधा सीधा इसके बेसिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप चाहें तो इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। आप इसे चाहो तो पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे ना मैं आपको अपनी तरफ से जो बात है वो अच्छी तरीके से समझा दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना बचे, ठीक है। तो देखो जॉन रॉल्स जो है, आप मुझे सुनो। जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि अगर हमें समाज में निष्पक्ष रूप से और न्याय संगत रूप से बेसिकली कोई नियम बनाना है या न्याय करना है या फिर कानून बनाना है, तो ऐसे में जो उसको करने वाला बंदा होगा, यानी कि मान लेते हैं आपको, यानी कि हमें समाज के लिए नियम कायदे कानून बनाने, तो हमें जो है वो अपनी उस व्यवस्था में जाकर सोचना होगा जिससे कि, एक सेकंड रुक जाओ, शायद मैं आपको सही से समझा नहीं पाऊं, ध्यान से समझना, मैं दोबारा समझाता हूं। इस सिद्धांत के अनुसार ये बात कही जाती है कि अगर हमें समाज में निष्पक्ष और न्याय संगत नियम पूरी तरीके से लागू करने हैं, तो उसके लिए जो बंदा नियम बनाने वाला होगा, जैसे अगर मुझे नियम बनाना है तो मुझे अपने आप को समाज के लिए एकदम शून्य स्थिति में सोचना होगा, ठीक है। सबसे बुरी सी बुरी स्थिति में सोचना होगा कि अगर कोई बंदा सबसे बुरी सी बुरी स्थिति में भी पैदा होता है तो वो अपना विकास कैसे कर सकता है। तो उसके लिए निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का यही सबसे अच्छा माध्यम है। जब आपको ये नहीं पता हो कि आप समाज में अमीर होंगे
गरीब होंगे, निर्धन होंगे, धनी होंगे, अरे एक ही बात हो गई। जाति में बड़े होंगे, जाति में छोटे होंगे, ठीक है? गोरे होंगे, काले होंगे, स्त्री होंगे, पुरुष होंगे, वंचित समुदाय से होंगे या फिर बड़े समुदाय से होंगे। जब आपको ये नहीं पता होगा, तो आप नियम इस तरीके से बनाओगे कि जो एकदम सबसे निचले से एकदम गिरे से गिरी स्थिति में भी होगा ना, वो जीवन अपना अच्छे तरीके से जी सके, उसके लिए भी आप नियम बनाओगे, ठीक है ना? तो यही स्थिति है कि जब हमें निष्पक्ष और न्याय संगत नियम बनाने हो, तो हमें ये ना पता हो कि हम किस स्थिति में होंगे समाज में, तो सबसे बुरी से बुरी स्थिति की कल्पना करते हुए हम नियमों को तैयार करें, ठीक है? तो इसी तरीके से इसको बोलते हैं अज्ञानता के आवरण में सोचना, ठीक है? तो यही है जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, ठीक है? कंप्लीट आ गया समझ में आपको अच्छे तरीके से। बाकी आपको जो सेंटेंस लिखना है वो तो आप यहाँ पे इजीली समझ, ठीक है भाई? चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख लेंगे। डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ द वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो जॉन रॉल्स की थ्योरी है जस्टिस की या फिर थ्योरी ऑफ द कवर ऑफ इग्नोरेंस। बेसिकली यहाँ पे इग्नोरेंस होना चाहिए था, ठीक है? थ्योरी ऑफ कवर इग्नोरेंस। तो मैं छोटा कर लेता हूँ इसे, ताकि आप सभी बच्चे इसको पूरा अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है? तो ए बी एंड सी इसे आप यहाँ से पढ़ लीजिए, डी को आप इजिली यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है भाई? अगला आता है क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें से आपके 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन निकल जाएंगे। कैसे-कैसे क्वेश्चन निकलेंगे? आइए आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अधिकार की हमें आवश्यकता क्यों है एवं इन्हें शक्तिशाली कैसे किया जा सकता है? ठीक है? तो अधिकार की आवश्यकता हमें कई कारणों से पड़ती है और इन्हें शक्तिशाली भी कई तरीके से किया जा सकता है। एक-एक करके हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अधिकारों की आवश्यकता हमें किन कारणों से पड़ती है। तो देखो आप ना मुझे ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो बातें लिखी है वो तो आप पढ़ना है। देखो, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, एक वो पंछी है जो आकाश में उड़ सकता है और एक वो पंछी है जो पिंजड़े में बंद है। तो आप क्या कहेंगे? पिंजड़े में जो बंद पंछी है उसको उसके पास अधिकार नहीं है। कैसा अधिकार? कि वो उड़ सके। क्यों? क्योंकि उसकी बागडोर किसके हाथ में? उसके मालिक के हाथ में। वो जब खाना देगा, बेचारे को पानी देगा, वो तभी अपना भोजन पानी करेगा, ठीक है? लेकिन जो उड़ता हुआ पंछी है वो तो कहीं पे भी आ जा सकता है। तो यही कहा जाता है कि जिस बंदे के पास में अधिकार नहीं होंगे, वो बंद पिंजड़े में एक पक्षी के समान है, इस तरीके का, ठीक है? बेसिकली व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखे, बोलने की स्वतंत्रता, आने जाने की, व्यापार, हर एक जो स्वतंत्रता है उसको बनाए रखे, इसके लिए उसे अधिकार चाहिए, ठीक है? उसकी एक गरिमा होती है, उसका एक सम्मान होता है, वो सम्मान खारिज ना हो, सम्मान उसका बना रहे, इसके लिए अधिकार चाहिए, ठीक है? और साथ ही ये बहुत जरूरी है कि अगर हमें किसी देश में लोकतांत्रिक सरकार को बहुत अच्छे तरीके से चलाना है, तो उसके लिए हमें अधिकार चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना अधिकार के तो भाई लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव होती है जनता और जनता के लिए चाहिए अधिकार, ठीक है? ये बात आ जाती है। व्यक्ति की अपनी एक प्रतिभा होती है, अपनी एक क्षमता होती है, तो उसके विकास के लिए उसे अधिकार चाहिए। उसकी प्रतिभा है कि वो एक अच्छा सा व्यापार करके अपना विकास कर सकता है। तो हमारा संविधान उसे अधिकार देता है कि भाई तुम व्यापार करके अपना विकास कर सकते हो। तो इसके लिए अधिकार की आवश्यकता पड़ती है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक राष्ट्र यानी कि एक देश और देश के नागरिकों के विकास के लिए अधिकार चाहिए ही चाहिए। ओके, आगे। ये तो हो गया भाई ये वाला पार्ट कि अधिकार की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब आइए समझते हैं कि जो हमें अधिकार दिए गए हैं, कई बार इनका उल्लंघन भी होता है, कई बार इनको लोग नहीं भी मानते हैं। कुछ कहते हैं क्या अधिकार है, कुछ नहीं है, ये बस ऐसे लिखी हुई बात है, ठीक है? तो हम कैसे इनको और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, और ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं? क्या तरीके हैं इसको बनाने, ठीक है? आइए समझते हैं। सबसे पहली बात देखो क्या है कि संविधान ना लिखित में होना चाहिए। यानी कि अगर हमें अधिकार को मजबूत करना है, तो उस देश का संविधान, जैसे हमारा भारतीय संविधान है, तो इसमें हमारे जो मौलिक अधिकार है वो लिखित रूप में, एवं अगर सरकार उसके खिलाफ कोई कानून उठाती है, तो हमारा संविधान उसे ऐसा करने से रोकता है। दूसरा तरीका, स्वतंत्र एवं शासी प्रेस होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया है। तो मीडिया जो है स्वतंत्र होनी चाहिए, उस पर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, साहसी होनी चाहिए, ताकि वो हर एक कमी, हर एक गड़बड़ी को जनता के सामने ला सके, ठीक है? अधिकारों के प्रति जनता को जागरूक करना। एक ना आपको मैं चीज अच्छी बताता हूँ, कि अच्छी तो नहीं है वैसे तो ये, कि जब भारत भारत को अंग्रेज आजाद करके गए थे, तो उस समय ना पूरे भारत में मात्र 17% लोग ही पढ़े लिखे थे, जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता था। 150-200 सालों से अंग्रेज हम पे शासन करते आए थे, तो लोगों को अधिकारों के बारे में पता नहीं था, उन्हें तो गुलामी की आदत पड़ गई थी। अब 150-200 सालों में 2 से 3 पीढ़ियां तो बदल ही जाएंगी आराम से, कम 2 पीढ़ी तो बदल ही जाएंगी। लोगों को पता ही नहीं था अधिकारों के बारे में। तो अगर अधिकार को और मजबूत करना है, तो लोगों को इस बारे में हमें जागरूक करना पड़ेगा, ठीक है? ये बात आ गई। उसके बाद में
स्वतंत्र न्यायपालिका अधिकारों की संरक्षक बने। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो तीसरी हमारी संस्था है न्यायपालिका, वो हमारे मौलिक अधिकारों के, हमारे अधिकारों की संरक्षक है। ठीक है। संघात्मक सरकार और शक्तियों का विभाजन, यानी कि अधिकारों को अगर शक्तिशाली बनाना है तो इसके लिए दो तरीके की सरकार होनी चाहिए। एक तो जो सेंटर में काम करे यानी कि केंद्र में, और एक स्टेट लेवल पे काम करे यानी कि राज्य लेवल। ठीक है। और शक्तियों का विभाजन एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि भाई केंद्र ये कार्य करेगी, राज्य ये कार्य करेगी। ठीक है। राज्य जो है वो नागरिकों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना करे जब तक जरूरी ना हो। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम अधिकारों को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। अब इसे छोटा कर लेते हैं। देखो, जब मुझे लगता है कि मेन कॉन्सेप्ट जो है वो काफी इजी टाइप में है और आपको अच्छे तरीके से समझा भी सकता हूँ, कुछ कठिन भी होते हैं उसको भी अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, तो इसलिए मैं आपको अपनी इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपका जो फोकस है ना वो मेरी तरफ पड़ जाए। भी छोटा है तो आप इसकी जो वर्ड्स है उनको इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई। अधिकार की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश में। ठीक है। अब इंग्लिश में देखेंगे तो व्हाई आर राइट्स नेसेसरी, वी नीड राइट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एंड हाउ कैन दे बी मेड मोर पावरफुल, कैन फॉलोइंग आर द वेज टू मेक द राइट मोर पावरफुल। ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, ये वाला जो प्रश्न है मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रश्न आपका 6 नंबर का है। ठीक है, 6 नंबर का, लेकिन आया 4 में है तो भाई 4 में है। लेकिन आंसर मैं आपको 6 नंबर के तरीके से ही बताऊंगा। ठीक है। देखिए, प्रश्न है कि विधायिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो विधायिका आप सभी को पता है, ये सरकार का वो अंग है जो देश के लिए देश पर नीतियां बनाती है, कानून बनाती है। संविधान की कई मजबूत शक्तियां इसके पास में। भारतीय संघ की विधायिका को संसद बोलते हैं, सिंपल है। ठीक है। बहुत से कार्य हैं इसके। कौन कौन से कार्य हैं आइए समझते हैं। सबसे पहला कार्य होता है बच्चों कानून बनाना। ठीक है। कोई भी विधानमंडल हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इन दोनों का जो सबसे मेन कार्य होता है वो होता है कानून बनाना। ठीक है। जिसमें से जैसे लोकसभा है तो ये संघ सूची में, समवर्ती सूची में कानून बनाती है। अब राज्यसभा है तो ये राज्य सूची पे कानून बनाती है। ठीक है। तो ये बात है। दूसरा है संवैधानिक कार्य। संसद ही एकमात्र ऐसा निकाय है जो हमारे देश की सबसे शक्तिशाली जो एक बेसिकली होता है ना कि देश का कोर जो है, जैसे संविधान एक तरीके से संविधान जो वो देश का कोर है एक तरीके से, तो उसमें अगर कुछ चेंजेस करने, कुछ बदलाव करने, तो उसकी शक्ति एकमात्र संस्था विधायिका के पास है। ठीक है। बहस का मंच है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में बहुत सारे जो हमारे राज्य हैं उन सभी के भाषा, धर्म, जाति आदि आदि के आधार पे उनको संविधान सभा में और जो संसद है उसमें लाया गया है। ठीक है। ताकि बहस अच्छी तरीके से हो सके हर एक धर्म पर, हर एक जाति, हर एक संस्कृति के नाम। ठीक है। फिर आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण। भाई ये बहुत जरूरी है क्योंकि चाहे संसद का कोई भी पार्ट हो, लोकसभा या राज्यसभा हो, दोनों का सबसे मेन जो कार्य है, एक तो कानून हो गया, दूसरा आता है संविधान संशोधन, तीसरा आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। ठीक है। अब ये कई तरीके से रखती है, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, बिल की कटौती करके, और भी बहुत सारे होते हैं, प्रश्न पूछ के भी, ये सारी चीजें। फिर आता है वित्त का नियंत्रण। बेसिकली संसद, खास करके संसद का जो सदन है लोकसभा, लोकसभा को ना थोड़े वित्त क्षेत्र के मामले में थोड़े ज्यादा अधिकार दिए गए। ठीक है। इसीलिए विधायिका को यह सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक निधि की उगाही कैसे होगी, कैसे अनुमति देना, ये सारी चीज। न्यायिक कार्य, ये भाई एक ऐसा कार्य है जो संसद को और ज्यादा मजबूत बनाता है। कैसे मजबूत बनाता है आप ध्यान से समझना। देखिए, मजबूत इस तरीके से बनाता है कि संसद के पास में राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को नियुक्त करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जो जज है इनको हटाने की शक्ति है। राज्य लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष सदस्य सीएजी इन पर महाभियोग लगाने की शक्ति है। ठीक है। संसद के सदस्य तो ही चुनते हैं राष्ट्रपति को, और जो विधानमंडल होते हैं वो मिलके, ठीक है ना, और उपराष्ट्रपति को यही चुनते हैं। तो इसीलिए इनको चुनती भी है और उनको हटाना भी इसी का कार्य होता है। ठीक है। तो ये कुछ कुछ है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं, इनमें तो संसद कभी भाग नहीं लेती। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ये भाग नहीं लेती, बल्कि ये उनको हटाती है। कैसे? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है। ये चीजें आ जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से कौन कौन से पार्ट है। तो विधायिका क्या है, इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से? कानून बनाना, संवैधानिक कार्य, बहस का मंच, कार्यपालिका पर नियंत्रण, वित्त का नियंत्रण और न्यायिक कार्य, ये सारी बात। ठीक है भाई। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के ऐसे देख लेंगे, डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। मेन फंक्शंस क्या है? सबसे पहले देखिए, पहला आता है लॉ मेकिंग। ठीक है। मैं इसको और छोटा कर लेता हूं ताकि आप पूरा एक ही बार में अच्छे तरीके से समझ सके। देखिए, सबसे पहला आता है
लॉ मेकिंग, दूसरा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, फिर फॉर्म ऑफ डिबेट एंड कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एंड द लास्ट है कंट्रोल ऑफ फाइनेंस एंड जुडिशियल फंक्शंस। ओके, सिंपल सा कंप्लीट हो गया आप सभी का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मानव मानव अधिकार या फिर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब और किसने की? कुछ नए मानवाधिकारों के नाम भी लिखे, ठीक है, तो कुछ नए मानवाधिकार भी लिखने हैं, बाकी की जो बातें हैं वो हमें यहाँ पे बतानी है। आइए कि करके समझ लेते हैं सारी चीजों को। देखिए, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो थी वो बेसिकली 10 दिसंबर 1948 को की थी। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। कब से शुरुआत हुई थी? 1948 से। किसने किया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने। ठीक है, अब कुछ नए मानवाधिकार हैं, उनके आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए बताने थे। तो कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहला है, सभी व्यक्तियों को एक अच्छी स्वच्छ वायु मिलनी चाहिए, यानी कि वायु प्रदूषण ना हो, ये उनका सबसे बड़ा मानवाधिकार है। सुरक्षित पेयजल और टिकाऊ विकास का अधिकार इसी में शामिल हो जाता है, यानी कि स्वच्छ वायु, स्वच्छ पेयजल और एक अच्छा विकास, इनका अधिकार है मानवाधिकार। सूचना का अधिकार, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। महिलाओं को सुरक्षा पाने का अधिकार, ये भी मानवाधिकार के तहत ही आता है। समाज के जो कमजोर लोग हैं उनके लिए सार्वजनिक जो जगह है उन पे शौचालयों का निर्माण, ये भी इन्हीं के तहत आता है। बच्चों को खाद्य, संरक्षण, शिक्षा आदि का जो अधिकार है ये भी इसी में आ जाता है। सादा जीवन यापन के लिए जो परिस्थितियां चाहिए वो भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है भाई, हो गया कंप्लीट आप सभी का अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और बाकी की जो बात की जाती है उसके बारे में। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं कैसे लिखेंगे? व्हेन एंड हु मेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट द नेम्स ऑफ द सम न्यू ह्यूमन राइट्स। तो क्या क्या पार्ट हैं के बारे में आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है भाई, आगे समझ में। तो अराउंड 47 मिनट्स हमारे हो चुके हैं और यहाँ पर हमने कर लिया है कंप्लीट 4 मार्क्स के हमारे 5 क्वेश्चन, एकदम सिंपल तरीके। ठीक है, अभी हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन बचते हैं एमसीक्यू वाले, जो कि हैं सेक्शन नंबर डी के, और ये हैं पैसेज, कार्टून, पिक्चर बेस्ड। ठीक है, तो आइए एक एक करके अब हम इनको भी सॉल्व करते हैं, और आप इन क्वेश्चन का भी आंसर चाहे तो जरूर दें, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन देखिए 24 है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। प्रश्न हमारे सामने क्या है? ये हमारा पूरा का पूरा गद्यांश है और हमें इसे पढ़ना है, फिर हमें इसके आंसर देना है। तो गद्यांश में देखिए बेसिकली हमसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि सन 1987 के बाद में स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं इनके गहन पुनर्वलोकन की शुरुआत हुई। सन 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करवाने की सिफारिश की। ठीक है, समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय पर कराने, उनके समुचित कार्यों की सूची तय करने तथा ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। ठीक है, तो ये बात आ जाती है। अब एक एक करके हम क्वेश्चन को समझेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ये किस डेट को मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 10 अप्रैल, 14 या फिर 20 अप्रैल को? किस डेट को मनाया जाता है? तो आप गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय कब अस्तित्व में आए? यानी कि जिन स्थानीय शासन को, यानी कि जैसे कि हम कहते हैं स्थानीय शासन में जो प्रखंड है, जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ये जो निकाय थी ये पहले नहीं थे, तो ये शुरुआत में किस समय अस्तित्व में आए थे? 1986 के बाद में, सॉरी 1886 के बाद, 1882, 1889 या फिर 1888 के बाद। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1882 के बाद। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 1989 में पीके थुंगन समिति ने निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त करवाने की सिफारिश की? तो भाई सिंपल सा आंसर है इसका, कौन था? स्थानीय शासन। ओके, स्थानीय शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय शासन का मुख्य उद्देश्य होता है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोगों को वित्त उपलब्ध भी करवाना। ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी रहेगा इस तरीके से, ये राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से? कौन कौन सा? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय 1882 में अस्तित्व में आए थे। 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराने की बात कही। स्थानीय शासन के प्रमुख उद्देश्य के बारे में दिया। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का इंग्लिश वाला वर्जन। ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन में आप इसे पढ़िए और देखते हैं कि व्हेन द नेशनल पंचायत राज डे सेलिब्रेटेड, तो कब किया जाता है या फिर सेलिब्रेट किया जाता है, तो 24 अप्रैल। ठीक है, व्हेन द इलेक्टेड बॉडीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट कम इनटू एक्सटेंस, दैट इज आफ्टर 1882। ओके, and third, in 1989 PK Thungan committee recommended to give constitutional status to which of the following local government? Okay, and what are the main objective of the local self government? वो क्या है, वो है both A and B. Okay, अब ये वाला जो प्रश्न है बच्चों, चित्र वाला बेसिकली कार्टून दिया गया है, ये तो आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ एक पेपर में। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है नेल्सन मंडेला जी। ठीक है, जो किससे देश से संबंधित है, दक्षिण अफ्रीका में किसके, रंगभेद की नीति के लिए फेमस थे। ठीक है, तो चित्र में दर्शाए गए व्यक्ति का संबंध किस देश से बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो उपयुक्त चित्र में दर्शाए गए व्यक्ति या फिर नेता को पहचानिए, तो कौन है बच्चों, नेल्सन मंडेला है। ठीक है, उपयुक्त चित्र में दर्शाए गए नेता का पसंदीदा खेल कौन सा था, तो पसंदीदा खेल था बच्चों बॉक्सिंग, मुक्केबाजी। ठीक है, एंड देन जो नेता थे, ये अपने जीवन के कितने साल इन्होंने जेल की काल कोठरियों में गुजारे थे रंगभेद की नीति के खिलाफ में, तो 28 वर्ष। कितने बच्चों, 28। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो सारी चीज समझ में आ गई ना आपको, आप सभी को। इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में देख लेंगे कि लीडर शो इन द अबव पिक्चर रिलेटेड टू व्हिच कंट्री, साउथ अफ्रीका। ठीक है, आइडेंटिफाई द लीडर, दैट इज नेल्सन मंडेला, एंड व्हिच ऑफ द फेवरेट गेम ऑफ द लीडर, दैट इज बॉक्सिंग, एंड द लास्ट कि how many years of his life he did lead his life did the leader shown in the picture spend in the darkness of the prison cells, 28 years. Okay, 52 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो गए। 4 मार्क्स का एक आखिरी क्वेश्चन बचता है, उसके बाद वीडियो एंड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। अब ये जो चित्र है बच्चों, ये हमारा जो लिया गया है संविधान का, बेसिकली जो संघवाद वाला चैप्टर है ना, उससे लिया गया। किससे, संघवाद वाले चैप्टर से। तो आइए एक एक समझते हैं कैसे क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि भारत के मानचित्र में किन्हीं 2 रियासतों के नामों को पहचानिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे भारत के मानचित्र में जो रियासतें हैं, आपको ना मैं कुछ चीजें यहाँ पे थोड़ा अच्छे समझाता हूँ कि रियासतें जो थी वो किस तरीके से हैं। एक सेकेंड, देखो बेसिकली यहाँ पे जो रियासतें आपको पूछी गई हैं, ठीक है, और ऑप्शन दिए गए हैं भोपाल, त्रावणकोर, जयपुर राजस्थान, चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल। तो अपने ध्यान से समझिए कि जब हम बात करते हैं जयपुर राजस्थान की, चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की, तो ये क्या है, ये राज्य है, ये रियासत नहीं है, ये राज्य है। ठीक है, तो रियासत कौन सी है, भोपाल और त्रावणकोर, ये रियासतें हैं। ठीक है, के बाद में गैर हिंदी राज्यों में शामिल नहीं है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो गैर हिंदी राज्यों में शामिल नहीं है। तो आंध्र प्रदेश बिल्कुल शामिल है, तमिलनाडु बिल्कुल शामिल है, कर्नाटक बिल्कुल शामिल। ठीक है, हिमाचल जो है वो एक गैर हिंदी राज्य नहीं है, और है कौन से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। ओके, कंप्लीट। उसके बाद में वह राज्य जिसका जन्म नए राज्य के रूप में हुआ, तो उत्तराखंड और झारखंड का भी नए राज्य के रूप में जन्म हुआ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का भी नए राज्य के रूप में जन्म हुआ। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन जो मद्रास और मैसूर है, ये पहले से ही एक हम कह सकते हैं कि सेल्फ जो होता है ना कि अपने ऊपर ही राज करते थे, तो इनसे अलग होकर बने थे। जैसे मद्रास और मैसूर है, मद्रास से अलग होकर बेसिकली आंध्र प्रदेश बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर फिर तेलंगाना बन गया, तो ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि कौन कौन से राज्य बने हैं, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी वाला हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है, ये क्या है, शायद जी आ गया, लेकिन सी यहाँ है, सी है बेसिकली। ठीक है, वर्तमान में जम्मू और कश्मीर की स्थिति कैसी है, तो भाई देखो वर्तमान में जम्मू कश्मीर है, आप सभी को पता है, इससे अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। ठीक है, अब यह राज्य नहीं रहा है, बल्कि अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 356 अब हटा दिया गया, सॉरी अनुच्छेद 356 जो है अब लगाया जा सकते हैं, कि आपातकाल अब इस पे लगाया जा सकता है। ठीक है, अब ये बेसिकली जब राज्य नहीं रहा है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो कौन इसके पूरे शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, केंद्रीय सरकार के हाथ में। ठीक है, तो भाई ये आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो देख लेंगे, एक सेकेंड,
अच्छा शायद इंग्लिश में मैप लगाना मैं भूल गया, हिंदी में ही लगा दिया मैंने, ठीक है। वेल, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द एनी टू प्रिंसिपल स्टेट ऑफ द मैप ऑफ इंडिया, भोपाल एंड त्रावणकोर, ठीक है, एंड नॉट इंक्लूडेड इन द नेम ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, हिमाचल, एंड देन the kingdom is born as a new kingdom, that is both A and B, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। The last, at present situation of Jammu Kashmir is all of the above, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारे टोटल जो है वो 55.5 मिनट हो चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर हमारा जो 26 है ये कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। एमसीक्यू भी हमारे सारे कंप्लीट हो गए। अब एक चीज मैं आपको और इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि अब इस वीडियो में जो बात अब हम डिस्कस करेंगे उसमें हम टोटल 12 एमसीक्यू जो है वो और भी करने वाले हैं, जो एक क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि करवा ही देता हूँ आपको, क्योंकि टाइम कम है, तो इसी में एक और एमसीक्यू का पार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये वो पेपर है जो पेपर नंबर दूसरा है हमारा, ठीक है। इसमें भी ये क्वेश्चन मैंने सेम लिया हुआ था। अब ये क्वेश्चन है कि भाई नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है, यानी कि जो हमारी निगेटिव लिबर्टी होती है इसका क्या मीनिंग होता है। सिंपल सी बात है, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है जब प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि जब हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं होंगे तब हम बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चे ये सोच रहे हैं सर जी ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? देखो ये जो है ना एक दूसरा और सैंपल जो मैंने बनाया है उसी के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको एक ही वीडियो में और भी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ तो और अच्छी बात है आपके लिए, है ना। चलिए अब देखिए द मीनिंग ऑफ निगेटिव लिबर्टी तो क्या है? लेक ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद में भारतीय जो हमारा संविधान है इसमें किस अनुच्छेद में भारत जो है इसे राज्यों का संघ कहा गया? कौन सा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है बच्चों अनुच्छेद नंबर 1। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर है 1, ठीक है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन कॉल्ड ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो है वो सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं, ठीक है। ये किसी भी अदालत का, अपने चाहे उच्च न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, उसका जो मुकदमा है वो अपने पास मंगवा सकता है और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये विशेष आदेश जारी करता है जिसे हम रिट बोलते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ये तबादला भी कर सकता है इधर से उधर, हाँ ठीक है भाई। तो यानी कि तो मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे सही है हमारे, ठीक है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपके जो ये पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या था हमारा अभिकथन कारण वाला, कि भारत जो है इस भारत के संविधान को उधार का थैला बोला जाता है। बिल्कुल ठीक है भाई, उधार लिए हुए सिद्धांतों का टोकरा या फिर थैला बोला जाता है। अब कैसे? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान जो है वो अन्य देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो असर्शन भी ठीक है हमारा, रीजन भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या भी सही है। इस तरीके से हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे सर जी जो पांचवा वाला क्वेश्चन है ना इसके लिए ए वाला मेरा राइट है, ठीक है ना, ए वाला राइट है। और इंग्लिश वाले बच्चों, हाँ सर जी मेरे लिए भी वाला राइट है 5 के लिए, ठीक है। अच्छा चलो अगला पढ़ो। अगला है अभिकथन, कि भारत के शहर में बहुत बड़ी आबादी में झोपड़पट्टियां हैं और अवैध कब्जे वाली जमीन पर लोग बसे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि शहर की अधिकांश आबादी जो है झोपड़पट्टी वालों को अवांछनीय मेहमान की तरह देखती है, यानी कि ऐसे मेहमान के रूप में जो सिर्फ उनके किसी काम आ सकते हैं। वो कौन सा काम? जो नॉर्मली उनके फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं ना उस काम में आ सकते हैं और किसी काम में नहीं, ठीक है ना। तो अवांछनीय ऐसे हो जाते हैं, यानी कि कारण अभिकथन सही है। सर जी फिर से वही ऑप्शन चुन लीजिए, असर्शन एडिशन की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। तो वही ऑप्शन हम फिर से चुन लेंगे, कौन सा वाला जो अभी आपको बताया था। सर जी कौन सा? अच्छा वो वाला क्या? ये रहा, ये छठा वाला है ना, यही सर, ठीक है। और इंग्लिश में भी सर जी यही वाला आ जाएगा इस तरीके से, ओके। तो 59 मिनट्स हो चुके हैं हमारे, इस पेपर को खत्म कर देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकंड, अच्छा दूसरा ये आ गया। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रयास किए गए, तो कौन सा इसमें शामिल है वो बताना है, ठीक है। तो छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया गया है, भाई बिल्कुल राइट है ये तो, ठीक है। भूमि सुधार कानून लागू किए गए हैं, भाई ये भी बिल्कुल राइट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, ओके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन seeks टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। इसमें कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, मतदाता सूची तैयार करता है चुनाव आयोग, और मतदाता सूची तैयार करने के बाद में उम्मीदवारों का नामांकन करता है, नामांकन करने के बाद में
चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, आवंटित करने के बाद में फिर मतदान की घोषणा करता है, कब होंगे कैसे नहीं होंगे, उसके बाद में और मतदान केंद्रों की स्थापना करता है, चुनाव हो जाता है। ठीक है, अब जो इसका कार्य नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि पंचायत के जो चुनाव है इनका पर्यवेक्षण कौन करता है, राज्य चुनाव आयुक्त करता है। ठीक है ना, वो करता है, बेसिकली चुनाव आयोग नहीं करता है। ठीक है, इसी तरीके से which of these function is not performed by the election commission, supervision of पंचायत इलेक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं, राजनीतिक समानता नहीं है, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी समानता है जो राजनीति की नहीं है। तो सिंपल सी बात है भाई, राजनीति में क्या होता है, सभी को वोट देने का अधिकार होता है, अपनी मनपसंद सरकार चुनने का अधिकार होता है। ठीक है, चुनाव में चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, और मंत्री प्रधानमंत्री वट जो चाहे तो बन सकते हैं, ये सभी राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो नहीं आता है वह सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान है। ये किस बारे में है, ये प्राकृतिक अधिकार के बारे में, राजनीति के बारे में नहीं है। ठीक है, तो देयर इज नो पॉलिटिकल इक्वालिटी, ऑल ह्यूमंस बीइंग आर नेचुरली इक्वल। ओके, नाउ राष्ट्रवाद के विकास में बाधक है, यानी कि राष्ट्रवाद जो है इसका जब हम विकास करने की बात करते हैं तो इसमें क्या सबसे बड़ी बाधा बनती है, तो कौन सी बाधा हमारे सामने यहाँ पे आती है, क्या वो मौजूद ऐतिहासिक विरासत है, साम्यवाद है, भावनात्मक एकीकरण है, सामान्य सभ्यता। बेसिकली राष्ट्रवाद के विकास की जब हम बात करते हैं तो मौजूद ऐतिहासिक विरासत इसमें शामिल होता है। ठीक है, भावनात्मक एकीकरण शामिल होता है और सामान्य सभ्यता शामिल होता है। बाधक जो है वो आता है साम्यवाद। ठीक है, तो हिंडर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कम्युनिज्म। ओके, 11, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, संयुक्त राष्ट्र की सामान्य महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब स्वीकार कर लागू की, तो 10 दिसंबर 1948 को। मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में कौन सा कथन सही है, तो भाई इसमें एक अथवा एक से अधिक गांव शामिल होते हैं इसके अंडर में। प्रधान जो होता है उसका वो सरपंच या तो मुखिया कहलाता है। कार्य क्या है, तो भाई पशुपालन, दुग्ध पालन, मुर्गी पालन, पेयजल, सड़क, पुल, घाट का निर्माण, ये सभी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इजी पढ़ सकते हैं कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्राम पंचायत, बाकी की सारी बातें आपको समझाई दी मैंने। ठीक है, तो 1 घंटे 2 मिनट हमारे हो चुके हैं, कंप्लीट हो गया भाई आपका ये वाला एमसीक्यू का पार्ट भी। तो इस पेपर का यहाँ पे आप देखेंगे 2 नंबर में क्वेश्चन था कि भाई भारतीय संविधान की आलोचना की कोई 2 बिंदु बताइए। ठीक है, तो जो इसकी विशेषता है वो इसकी आलोचना है। आप इसे ना चाहो तो पढ़ लो, मैं अभी आपको बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ इस पेपर को, अगर आपने ये पेपर देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि हिंदी में समझाया हुआ है। राजनीति के प्रति हम लोगों का नजरिया क्या है भाई, तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, मेन जो हमारा पार्ट था आज का पेपर वो आपको मैंने समझा ही दिया है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो भाई, अगर यहाँ तक की आप वीडियो देख चुके हैं तो आपको इतना तो अंदाजा लग ही गया होगा कि आपकी एग्जाम के लिए कैसी तैयारी है। ठीक है, और अगर तैयारी आपकी अच्छी नहीं है, पहले तो हो चुकी होगी, कल तो पेपर है, परसों पेपर है यार, तैयारी तो ही होगी आपकी। ठीक है ना, तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की पूरी टीम की तरफ से, ठीक है ना, मेरी तरफ से, मेरे चैनल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, जितना हमारी तरफ से हो सकता था हमने आपकी तैयारी करवाई है 11th क्लास के लिए, और अभी कुछ और भी बन सकता है तो हम वो भी आपके लिए करेंगे। ठीक है, बाकी आपके अनदर सब्जेक्ट के लिए भी हम इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाएंगे जिससे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले पाओगे। ठीक है, बाकी इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में, जो आपकी क्लासमेट्स उनके साथ में शेयर करें। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।